हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा मास्टर वीडियो, क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन है आपका सीडीपी का। और ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, एकदम से सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा ए टू जेड आपका पूरा सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लेंगे तो, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा और बाद में आकर के कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद रिप्लाई करेंगे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस मास्टर वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी रिप्लाई कहाँ पे करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे। और बिना चीटिंग के, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और ऑनेस्टी के साथ आपको रिप्लाई करना है। कम से कम जितनी रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे ना, उतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और दूसरा है कि आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे मुझसे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए, व्यवहारवाद सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुसार की। थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया, जिसका प्रयोग उन्होंने किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की वक्र किसके सूचक हैं? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक करिए ऑनेस्टी के साथ। 100% जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल से, जितने भी लोग जुड़े हैं अभी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। एक लाइक और एक शेयर, अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग बस एक लाइक और एक शेयर, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है वेंडूरा और वाल्टर ने। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत वेंडूरा और वाल्टर ने 1977 में दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत दिया, कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत और युंग ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, अधिगम। अधिगम या सीखने के मापन के लिए मिरर ड्राइंग परीक्षण प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है क्या? प्रसार क्षेत्र माध्यिका औसत विचलन मानक विचलन। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, माध्यिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई मैन टेस्ट। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, 16PF। 16PF पर्सनालिटी फैक्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये सभी तीनों प्रक्षेपी तकनीकी है, और जबकि ये जो 16PF है कैटल के द्वारा निर्मित है व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट, ये जो कि प्रक्षेपी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रॉबर्ट हैविघर्स्ट। रॉबर्ट हैविघर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट हैविघर्स्ट। हैविघर्स्ट, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्लियर और हो जाएगा। रॉबर्ट हैवी, VIGHUREST। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विकल्प यहां पे बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनशीलता की पहचान के लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टोरेंस, कॉलिन, ब्रूस, केंट। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, टोरेंस ने।
अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, कौन सा? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन सही हो जाता है यहां पे आपका बी, प्रभाव का नियम। अधिगम के 3 प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है। तीनों, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्व उपागम का उपयोग, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। केस अध्ययन, केस स्टडी में। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहेंगे? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जब मैंने अभी हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया था अधिगम अंतरण के बारे में। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अधिगम अंतरण। उसमें कितने प्रकार है वो भी मैंने डिटेल में बताया था। एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रहा है तो ये अधिगम का अंतरण कहलाता है। अगला है, नेक्स्ट है, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपक्रम, प्रिपरेशन। क्या होगा? प्रिपरेशन। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण, पहला है उपक्रम, दूसरा है उद्भव, तीसरा है उद्भासन, चौथा है मूल्यांकन। ये 4 हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पैवलव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, रॉस। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया। उन्होंने यह प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। पैवलव ने किसका किया? अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का। ये पीटर हेगार्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत को इन्होंने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? ये परिभाषा किसने दी व्यक्तित्व की? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, G.W. अल्पोर्ट ने। सारे कथन मैंने करवा दिए, उसी में से है ये। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है किस पर? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही फास्ट रिप्लाई आप सभी की होनी चाहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड देते हैं तो विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आएगा। इससे सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए बच्चों को मारा नहीं जाता, आराम से प्यार से समझाया जाता है। इवन यहाँ तक कहा जाता है ठीक है ना करना, लेकिन स्कूल रोज आते रहना, नई कॉपी चेक करो, नई कुछ और तरीका अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे हम कहते हैं सी, स्वर विज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, तर्क करना। स्मरण से मतलब है पहले सीखे गए विषय या पाठों को चेतना में लाया जाए। क्लियर है? इसमें 4 तरह की उप प्रक्रियाएं होती है। स्मरण में 4 तरह की उप प्रक्रियाएं होती, कौन कौन सी? सीखना होता है, दूसरा धारण करना, तीसरा है प्रत्याहान, चौथा है पहचान करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, TAT किसके द्वारा बनाया गया? TAT, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, मार्गन और मुरे के द्वारा। TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये परीक्षण
प्रक्षेपी विधि से व्यक्तित्व मापन की विधि है, प्रोजेक्टाइल मेथड। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। जब अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह अवरोधों को दूर नहीं कर पाता है बच्चा और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे दुख होता है, तो एक प्रकार की विफलता की उसे अनुभूति होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाएगा? कुंठा कहा जाएगा, फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिक गुण जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, वो आनुवंशिक गुण, जैसे आंखों का रंग हुआ, हाँ, शरीर का रंग हुआ, चेहरा मैच करना, ये सभी आनुवंशिक गुणों की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और ये जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? प्रक्रिया आनुवंशिकता। अगला है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु, विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे सी, बुद्धि के मापन से। ठीक है, जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसे आधार आयु कहते हैं, बेसल ईयर। और जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उसे उस बालक के लिए टर्मिनल आयु कहते हैं। ठीक है, आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए, विस्थापन का। इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को, कोई भी संवेग प्रतिक्रिया हो, किसी अन्य पर विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? संवेग विस्थापन कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए। चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही बढ़िया, फास्ट रिप्लाई होनी चाहिए आप सभी की। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, कोहलर और कोफका सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इरोस शब्द संबंधित है किससे? इरोस शब्द किससे संबंधित है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने इरोज और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा है। क्या? यहाँ पे THANATOS, थैनाटोस का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत के द्वारा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है अहम। इदम पार्श्विक इच्छाओं और पराहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई, यदि यहाँ पे सुई होगा, यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या हो जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भूख कम हो जाती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बस एक लाइक और एक शेयर आप सभी को करना है, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर, अपने रिलेटिव्स में, जहां पर भी। सभी लोग ऑनेस्टी के साथ 100% जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी?
मानसिक आयु पूछा जा रहा है। आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू बराबर होगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो आईक्यू 75 बराबर हो जाएगा मानसिक आयु यक्स बटा वास्तविक बटा 16 गुणे 100। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स को यहीं पे छोड़िए, 75 गुणे 16 बटा 100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 12 वर्ष। उसकी मानसिक आयु यक्स मान लेते हैं जब मानसिक आयु पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा ये 12 वर्ष। अगला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी मस्तिष्क और मेरुदंड। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक कैसी विकृति है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक कैसी विकृति है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी चिंता विकृति है। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी बार बार किसी ऐसे बेकार से विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है, दोहराने लगता है, वो दोहराता ही रहता है। और वो रोगी जानता भी कि बेकार सा विचार आ रहा है, बेकार सा विचार आ रहा है, और इससे छुटकारा भी पाना चाहता है, लेकिन वो लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर के उसके मानसिक शांति को भंग करता है, मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये एक चिंता विकृति है, यही आपको समझाना चाह रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी युंग के द्वारा दिया गया। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक होता व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वुडवर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट, हम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। कहने का मतलब कहा जा रहा है कि अभी इस टाइम पे मनोविज्ञान का मतलब है कि व्यवहार का अध्ययन। बात समझ में आ रही? ये कथन किसका है? ये कथन भी वुडवर्थ का ही है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। देखिए, कहने का मतलब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। किससे? साइको, यहाँ पे PSYCH, साइकी, और लोगोस से मिलकर के बना हुआ। इसका मतलब होता है, साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया, अध्ययन का विषय ये अलग अलग होता गया। अभी पहले सबसे पहले क्या था? देखिए, सबसे पहले क्या था? अगर आप देखेंगे, सबसे पहले किसका विज्ञान था? ये आत्मा का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आया? दूसरे नंबर पे आया मन। फिर तीसरे नंबर पे क्या आया? चेतना। अभी चेतना, अभी इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है व्यवहार का अध्ययन। क्लियर है? अभी इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं व्यवहार का अध्ययन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, और इसी को ध्यान में रख करके हम लोग सारे ऑप्शन पे भी टिक मारते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी 6 से यौवन तक। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक है, यौवन तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, कोई भी क्वेश्चन मोस्ट कहने लायक नहीं है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है एरिक्सन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा जैविक कारकों से ज्यादा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्होंने किस पे दिया? तभी तो सामाजिक इसमें है ना, तो जैविक से ज्यादा सामाजिक पक्षों की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बस एक लाइक और एक शेयर, बस एक लाइक और एक शेयर आप सभी को करना है अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर, अपने रिलेटिव्स में, जहां पर भी। सभी लोग ऑनेस्टी के साथ 100% जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? वैंडोरा, युंग, एडलर, फ्रायड। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, फ्रायड। फ्रायड ने व्यक्तित्व को समझाने के लिए, व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के इस सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय हैं, 2 मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। पहला क्या है इसमें? चेतन, अर्ध चेतन व अचेतन। दूसरा इदम, अहम व पराहम, ये माना जाता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम और पराहम, जिसे अत्याहम कहते हैं, इन 3 तत्वों को विशेष महत्व दिया है दूसरे को। क्लियर है? अब एक चीज और जान लेते हैं इसी में, जो पॉइंट है, इदम जो तत्व होता है वो किससे संबंधित होता है? जन्मजात होता है, वंशानुगत क्षेत्र से है। दूसरा अहम जो होता है यथार्थ जगत से संबंधित होता है। तीसरा है पराहम, नैतिक मूल्य, आत्मा की मतलब अंतःकरण की पुकार जिसे कहते हैं, ये इन सभी से संबंधित होता है। जो मैंने बताया इन सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है, तीनों, इदम, अहम और पराहम। ये जो मैंने बताया गजब का पॉइंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जहां जरूरी वहां बताएंगे, चाहे एग्जाम कितना भी क्यों ना नजदीक हो। जरूरी तो नहीं ना कि हम नहीं जा रहे ना ये क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए जो पॉइंट हम बता रहे हैं वही आपके काम आ जाए। मेरा पूरा उद्देश्य ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। क्लियर है? सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से करते चलिए, जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है वहीं पे हम थोड़ा सा समझाते चल रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? किसने माना? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, स्किनर ने। ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करती है। परिणाम अच्छे हो गए तो आप क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे। यानी कि परिणाम अच्छा आ रहा तो पुनर्बलन मिल रहा है ना, तो पुनर्बलन प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवहार को बार बार दोहराता है। भाषा इसी तरीके से सीखी जाएगी। भाषा में वर्तनी अच्छा हो, लिख लिया, अच्छा बोल लिया, जो कुछ भी है, तो फिर उसके बाद वो उस चीज को दोहराना चाहेगा। विलोम और मुहावरा याद करते समय इसी आधार पर गणित में पहाड़े, इस सिद्धांत का प्रयोग करके वो बच्चा सीख सकता है। क्लियर है? गणित में पहाड़े, भाषा में वर्तनी, विलोम, मुहावरे, ये सभी याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। बता ले जाएगा, फिर से वो दोहराएगा प्रक्रिया को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चीज और आपको बता देते हैं, स्किनर ने एक पुस्तक लिखी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको मैंने बताया द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यही बताना था, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलक, माध्यांक, मध्यमान। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ये प्रसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस पर किया? बिल्ली पर किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, अनुपात विधि, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इसके मापन में, इससे जब मापन करते हैं तो त्रुटि की संभावना न्यूनतम होती है, कम होती है, अपेक्षाकृत और तीनों विकल्प के। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 PF परीक्षण।
विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? डी 16 PF परीक्षण। अभी मैंने आपको बताया ये अप्रक्षेपी परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है और उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 164 होती है। क्लियर है? प्रक्षेपी विधि में क्या होता है? अपने आपके अंदर की बात को निकलवा लिया जाता है। ये व्यक्तित्व मापन की विधि होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वॉटसन, मैस्लो, कोहलर, पैवलव। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मैस्लो। 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे अभिप्रेरणा क्रमांक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया। कितनी आवश्यकताएं? 5। क्लियर है? जिनसे वो अभिप्रेरित होता है। कौन कौन सी हैं आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये विकल्प तो भी सही है। जैसे यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, पहला है शारीरिक, यहाँ पे शारीरिक है। दूसरा सुरक्षा, तीसरा सामाजिक है, चौथा सम्मान है, पांचवा यहाँ पे आत्मानुभूति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं जो सब पर नियंत्रित करती है? अन्य ग्रंथियों को जो नियंत्रित और निर्देशित करती है वो कौन सी है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है युंग ने। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया। क्लियर है? युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों और अनुभवों को साझा करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, यौक्तिकीकरण का। अगला क्वेश्चन है, यौक्तिकीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से एक रक्षा प्रणाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, स्किनर ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस पर उन्होंने प्रयोग किया था? बिल्ली पे, चूहे पे, बनमानुस पे? आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की IQ कितने के बीच होती है? औसत बुद्धि। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 90 से 109 के बीच। साइमन विने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की एक तालिका तैयार की थी। उन्हीं के अनुसार 90 से लेकर के 109 के बीच में जो बच्चा होगा वो किस बुद्धि का होगा? वो सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। अच्छा, 111 से 120 के मध्य तीव्र बुद्धि, 121 से 130 के मध्य प्रखर बुद्धि और 130 से अधिक वो प्रतिभाशाली होता है। 81 से 90 वो बच्चा मंद बुद्धि होगा। 70 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम वो जड़ बुद्धि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बैंडोरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? फिल इन द ब्लैंक। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। अल्बर्ट बैंडोरा के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने जैसे बैंडोरा का ये कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। मतलब जिससे बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा?
विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी, औपचारिक संक्रियावस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की है। दूसरी है मूर्त पूर्व संक्रियावस्था 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी है मूर्त संक्रियावस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष। फिर चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर के 14 वर्ष तक है। अब इसी चौथी अवस्था में ही बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है और अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुप्सा। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी, वंशानुक्रम। आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किस विधि के द्वारा लाया जा सकता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी। यहां पे देखिए मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण यानी कि फिर से निर्देश देकर के पुनः निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, मार्गांतरीकरण का मेन मतलब यह हो जाता है कि जो मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता है उसको अच्छे कार्य या किसी अच्छी दिशा में मोड़ दिया जाए। यह होता है मार्गांतरीकरण करना, रास्ते को बदल देना, ये अच्छे रास्ते की तरफ ले चलना, ये होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? प्रत्यय कॉन्सेप्ट। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, संचयी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण पूछा जा रहा नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, शिक्षक की योग्यता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बालकों के भूलने के कारणों में किसी भी प्रकार से शिक्षक की योग्यता का कोई योगदान नहीं होता है। मानसिक द्वंद्व है, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, ये सभी भूलने के कारण में शामिल है, लेकिन शिक्षक की योग्यता नहीं है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, जी कारक। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना किन कारकों से मिलकर के बनी होती है? 2 कारकों से। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि संरचना कितने कारकों से मिलकर के बनी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 कारकों से। पहला है सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर, दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक यस फैक्टर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी कारक को जन्मजात माना गया है और यस कारक को अर्जित माना गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, व्यक्तिक विभिन्नता। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में शिक्षक को सबसे ज्यादा ध्यान कक्षा में बैठे बालकों की व्यक्तिक विभिन्नता पर देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है और साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भी भिन्न होती है, जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमता में भी भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए अध्यापक को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की अधिगम क्षमता के अनुसार अधिगम कार्य किया जाए, जिससे कि उनका अचीवमेंट अच्छा हो और अच्छे तरीके से उनका विकास हो और अच्छे तरीके से उनमें व्यवहार में परिवर्तन हो, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, स्पीयरमैन। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। बुद्धि संरचना दो तत्वों से मिलकर के बनी होती है, एस फैक्टर और जी फैक्टर। और एक चीज आपको बता देते हैं, लगभग आप देखते हैं कि सामान्य जीवन में सामान्य बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है, जो आमतौर पर जिंदगी में, जो जीवन में चल रहा है। विशिष्ट बुद्धि, जो विशिष्ट बुद्धि होती है, हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। स्पीयरमैन के अनुसार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर के सामान्य योग्यता में होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर के किस में होता है? सामान्य योग्यता में होता है। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बताई आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना, जिसमें कोई तथ्य याद नहीं होता है, इस दोष को हम कहेंगे विस्मृति। सब कुछ भूल जाता है, इसमें कुछ याद ही नहीं रह पाता कोशिश करने पर भी। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, व्यक्तित्व। ये पूरा कथन किसका है? ये कोटेशन आलपोर्ट का है। किसका है? आलपोर्ट महोदय का है। इस परिभाषा से क्या मतलब निकल रहा है कि व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक है। देखिए, व्यक्तित्व में मानसिक, मनोशारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं और व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कितने होते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है XX गुणसूत्र। गुणसूत्रों से मेनली सेक्स का निर्धारण होता है। जैसे देखिए, पुरुष में XY, महिला में XX। अब इसके मैच से यहाँ पे देखिए XX बना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से, फिर X इससे मैच करता है, फिर भी XX, ये Y XY, फिर ये इससे क्या होगा? XY। तो जो XX होता है वो फीमेल होता है, जो XY होता है वो मेल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, वो क्या कहलाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, वो क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। कैसे? ऐसे ऊपर नीचे नहीं, उसको आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है, जो डाटा होता है, जो प्राप्तांक होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मध्यांक का एक सूत्र होता है, मध्यांक बराबर होता है n/2वां पद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्तंभाकृति। इसमें कई विधियां होती हैं, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती है। जैसे इसमें है पाई चार्ट है, स्तंभाकृति है, वेन आरेख है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्तंभाकृति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, साहचर्य के नियम है। पूछा गया, तो विकल्प में डी ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर है
सही हो रहा है। समानता का नियम, वैमनस्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी साहचर्य के नियम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सीखना है। व्यवहार का परिवर्तन अधिगम है, व्यवहार का परिवर्तन ही सीखना है। तो आंख मूंद करके आप लगा सकते हैं, आंख मूंदिए और टिक करिए सीखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ये नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया? ये किया मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने। एक पौराणिक कथा उन्होंने पढ़ी, उस कथा के आधार पर उन्होंने स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म यानी कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, ये शब्द का प्रयोग किया। इस तरह की भावना शिशुओं में उच्च स्तर पर होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। फिर फिल इन द ब्लैंक का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, वातावरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी शामिल होते हैं। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता? वे हमेशा सफल होते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। ये विकल्प आपका सही हो जाता है यहां पे। यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है, वो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, इसका यही मतलब है। इस तरह के बालक में जरूरी नहीं कि क्या हो कि वो हमेशा सफल हो जाए, आवश्यक तो नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करना चाहिए। कल मैंने कथन आपको करवाया था, वो पूरे वीडियो आप लोग देख लीजिए, सारे क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मिल रहा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रूस होने का। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा किसका? मुख्य स्थान बालक का। बाल केंद्रित शिक्षा, एनसीएफ के अनुसार शिक्षा दी जा रही, शिक्षण पद्धति उन्हीं के अनुसार हो जाए। कक्षा कक्ष का पूरा जो कुछ भी माहौल है, पूरा सब कुछ बालक को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, जो कुछ भी है। सामान्य से विशेष को तर्क की प्रक्रिया, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सामान्य से विशेष। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, निगमनात्मक प्रक्रिया में। निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है, या नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण पूछा जाता है, अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर। नवीन समस्याओं को हल करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निगमनात्मक है। ये सारे जो 3 पॉइंट हमने बताए सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, सामूहिकता की भावना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? अभी मैंने आपको करवाया,
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, प्रतिभाशाली। मैंने अभी बताया आपको 130 से ऊपर के। अगला आपका क्वेश्चन है 130 से अधिक प्रतिभाशाली। टर्मैन के अनुसार मैंने बताया, टर्मैन ने 1916 में एक बुद्धिलब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी ना, तो उसमें बताया था, उन्हीं के अनुसार सारा डाटा मैंने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह किसका कथन है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, क्रो एंड क्रो का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पैवलव। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, थॉर्नडाइक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की? सीखने का जो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया, उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि किसी कार्य को करने में जो त्रुटि या गलती करते हैं और अनेक बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या या गलतियों की संख्या को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार सीखने को ही क्या कहा गया है? भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यहां पे पूछा जा रहा है क्या नहीं करना चाहिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, उसे दंडित करना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? तो यानी कि उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने का पठार का मतलब होता है सीखने में कमी, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता रुचि नहीं ले रहा है, यह थक जाता है तो अधिगम में पठार आ जाता है। अधिगम के पठार को खत्म करने के लिए सीखने वाले को प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छी विधि का प्रयोग करें जिससे वो अच्छा सीख सके, ज्यादा सीख सके। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि क्यों ये कमी आ रही है, लेकिन कभी भी सीखने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, जिस वक्र रेखा में सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में क्रमशः मंद होती चली जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? कैसा वक्र कहेंगे? उसे विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उन्नतोदर वक्र कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाए, कॉन्वेक्स कर्व कहेंगे। ऐसे होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे आपको वक्र ये बना देते हैं। विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए ग्राफ पेपर पे सीखने की तीव्रता हो गई, फिर यहाँ पे देखिए जैसे ये समय के साथ ये पहले क्या हो रहा है, सीखने की गति तीव्र होती जा रही है और बाद में धीरे धीरे क्रमशः बंद होती जाती है, कॉन्वेक्स बना, तो उन्नतोदर वक्र इसे कहेंगे, कॉन्वेक्स कर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये मैंने क्वेश्चन भी बताने को कहा था तो आपको यहाँ पे उत्तर भी मिल गया। वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम दे देते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट होता है बी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सही है। कुसमायोजन का निराकरण करना, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। 7 छात्र हैं, उनके अंक ऐसे ऐसे हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? पूछा जा रहा है माध्यिका, तो पहले इन्हें आरोही क्रम में रख लीजिए। आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रख लीजिए। 23 पहले सबसे 23, फिर 36, 38, 40, फिर 50, फिर 51 और 54। माध्यिका क्या होगी? माध्यिका n+1/2वां पद। n मतलब आंकड़ों की जो संख्या हो। अब यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n की जगह पे 7 रखिए, प्लस 1/2, 8/2, 8/2 हो गया। कितना आ गया? चौथा पद। चौथा पद कौन सा हो गया?
एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये क्या होगा, माध्यिका 40 हुई कि नहीं हुई। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी 40। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है, रुचि का संबंध है किससे। रुचि का संबंध योग्यता अवधान ए और बी दोनों, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। रुचि का संबंध अवधान से है। रुचि आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि का अवधान से सीधा और बहुत ही बढ़िया सा डीप घनिष्ठ संबंध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सीखने का स्थानांतरण। अभी हम इस पे आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उत्तेजना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, कथन किसका है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वुडवर्थ का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, ए, उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है, जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। ये पूछा जा रहा है आंतरिक दशा नहीं है, तो ये उद्दीपन की स्थिति आंतरिक दशा नहीं है, ये बाह्य दशा है, आवश्यकता आंतरिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है, फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मूल प्रवृत्तियों से। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां। जैसे यहां पे देखिए मूल प्रवृत्ति भागना है, तो इसमें संवेग क्या होगा, संवेग भय होगा। युयुत्सा, युद्ध प्रियता, इसमें संवेग क्या है, मूल प्रवृत्ति हम इधर बता रहे हैं, भागना ये मूल प्रवृत्ति है। देखिए जो मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है, भागना है तो भय है संवेग इसका, ये उत्साह है, युद्ध प्रियता तो इसका संवेग क्रोध होगा, शिशु रक्षा उसमें संवेग कौन सा होता है, वात्सल्य होता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है, अभिप्रेरण के लिए अक्षर, यहां पे अक्सर होगा, फिल इन द ब्लैंक। अभिप्रेरण के लिए अक्सर फिल इन द ब्लैंक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, आवश्यकता। मैस्लो का कथन भी है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा, आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विकल्प काफी बड़े बड़े हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। मतलब शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करे, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है रॉस ने, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है रॉस ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है, कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, ए बी सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वैधता।
किसी भी मापक उपकरण अथवा कोई विधि हो, उसमें सबसे मेन विशेषता ये होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा उनमें शामिल सभी गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। यानी कि हम जिस चीज के लिए कोई मापक या उपकरण कुछ बना रहे हैं तो उस चीज को तो माप सके जिसके लिए हम बना रहे हैं। क्लियर है? ऐसे मापक उपकरण को क्या कहा जाएगा? वैध उपकरण कहा जाता है। और इसकी इस विशेषता को क्या कहेंगे? वैधता कहते हैं, जो किसी मापक उपकरण के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक वांछनीय होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन और लिकर्ट। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, अभिवृत्ति। 1927 में 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया। थर्स्टन ने किसका? तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। और 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया 1932 में। ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने यहां पे बता दिए। विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है बी। नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण। सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता का मतलब क्या हो जाता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना, जिसकी मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता अनिवार्य गुण है। लेकिन मितव्ययिता का सृजनात्मकता से कोई मतलब नहीं है। मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञाने निम्न में से किससे संबंधित हैं? ज्ञाने निम्न में से किससे संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अधिगम का श्रेणी क्रम। ज्ञाने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। ज्ञाने ने अपनी एक किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में, किताब का क्या नाम है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने इसमें सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है, श्रेणी से है। इस श्रृंखला में जो सबसे ऊपर होता है समाधान और जो सबसे नीचे होता है सांकेतिक सीखना होता है। इस जो श्रृंखला है उनकी सीखने वाली, उसकी यह विशेषता है कि ये सरल से जटिल होती है। क्लियर है? जैसे यहां पे देखिए आपको बताते हैं, उन्होंने पहला संकेत अधिगम दिया, फिर उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया, फिर तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, फिर है पांचवा है बहुभेदन है, छठा है प्रत्यय, सातवां सिद्धांत है और लास्ट में 8वां है समस्या समाधान। इनमें इनका जो सीखना है, सीखने का क्रम इन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है बुद्धिलब्धि। देखिए, बुद्धिलब्धि और कालानुक्रमिक यानी कि वास्तविक आयु, ये दोनों क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, आपको सूत्र यहां पे लिख के बताते हैं। बुद्धिलब्धि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। क्लियर है? अब जो ये बुद्धिलब्धि IQ अनुक्रमानुपाती है किसके? जो इसके ऊपर है मानसिक आयु के। व्युत्क्रमानुपाती है वास्तविक आयु के। IQ बढ़ेगा तो वास्तविक आयु घटेगी, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा ही रहेगा। और ये जो मानसिक आयु है IQ के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है? जैसे अगर हमको लिखना हुआ यहाँ पे IQ और वास्तविक आयु में या कालानुक्रमिक आयु में संबंध, तो ये IQ 1 बटा यहाँ पे वास्तविक आयु लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मानसिक आयु अनुक्रमानुपाती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ। 16 पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। शील गुण जैसे ये ईमानदारी हुआ, सत्य और अहिंसा हुआ, सहयोग हुआ, परोपकार हुआ, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह, आत्मगौरव, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कैटल ने। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल यानी कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन से? पहला है तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में इन्होंने माना, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर माना इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है कौन सा? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय, कक्षा का वातावरण। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, आवश्यकता है। अभिप्रेरणा का जो मूल स्रोत है वो आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का मतलब है किसी कार्य को करने की उत्सुकता, प्रेरित होना। जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी तभी तो वह किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये, सीखना कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन था ये। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। पहला है शारीरिक है, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता और पांचवा है आत्मानुभूति। ये 5 आवश्यकता स्तर आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, किसने कहा? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ड्रेबर महोदय ने। किसने कहा? ड्रेबर महोदय ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, बौद्धिक खेल में। बौद्धिक खेलों की श्रेणी में चेस और कार्ड को सम्मिलित किया जाता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। अभिवृत्ति किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का आप कह सकते हैं दृष्टिकोण रखने की एक मानसिक क्रिया है, जिसमें आपका ज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक ये सभी प्रत्यय आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ए और बी दोनों। सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अगला क्वेश्चन आपका यहां पे अगले पेज पे यहां पे देखिए, प्रेरणा यहां पे होगा, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, बोध का। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है।
विकल्प सही हो जाता है आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से? सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, दूसरा है प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, तीसरा है स्थूल विचारक व्यक्तित्व। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, प्रतीपकारी अवरोध। इसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं, विषय वस्तु पर लागू करने से उसमें त्रुटि का अनुभव किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, कोई चीज आप सीख रहे हैं, अन्य वस्तुओं पर लागू करने में उसे त्रुटि का अनुभव होने लगता है, इसमें प्रतीपकारी अवरोध में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, संबंध के। मानसिक विकार के लक्षण कौन कौन से? तनाव, भग्नाशा, चिंता, भूल एवं त्रुटि। ये संबंध जो है मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा एक, किशोरावस्था। स्टैनले हॉल के एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। आपका अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पावलोव ने सीखने की अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कुत्ते का। यह क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखना कभी एक समान नहीं होता, कभी सीखने में आप बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं तो कभी उसमें मंदता आ जाती है और सीखने का अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, और इसी आधार पर अधिगम का जो मापन करके रेखा चित्र खींचकर बनाते हैं, इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, व्यक्तिक भिन्नता का। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, उन्हें गतिशीलता कहते हैं। ये इनका कोटेशन है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। वातावरण के साथ वही अच्छे तरीके से समायोजित हो पाता है जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगला है, निम्न में से कौन अधिगम को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सृजनशीलतावाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों, यानी कि मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों स्मरण करने की विधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, मिश्रित विधि में मेनली क्या होता है? मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांट करके उनको याद किया जाता है, अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है, मिश्रित है। और विचार साहचर्य विधि में क्या होता है? इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित करके पढ़ा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है,
बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी जान जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले शिक्षक द्वारा छात्र के कक्षा में देर से आने का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए उसे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी कक्षा में एक छात्र, ये हो गया, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। पहले तो कारण जानिए, उसके बाद उन कारणों की समस्याओं के उपचार के लिए प्रबंध करके बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे उचित और प्रचलित तरीका है। अगला है आपका, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, उन्हें धन्यवाद देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों का असंवेदनशील रवैया और छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव हो जाता है, वो डरने लग जाते हैं। जब आप प्रजातांत्रिक माहौल नहीं उत्पन्न करेंगे, चाहे हेडमास्टर हो चाहे टीचर हो, किसी के भी द्वारा, तो बच्चे भाग जाते हैं, उनमें असुरक्षा की भावना हो जाती है अथवा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से न चल रहा हो, ये सारे कारण होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, विकल्प के अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन चूज कर ले जाएंगे। शिक्षार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगला है, इसीलिए तो आजकल देखिए विद्यालय में एनएसएस, एनसीसी और खेल कूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यहां पे सामर्थ्य होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब वो बच्चों का व्यवहार समझ जाएगा तो शिक्षण कार्य आसानी से करेगा और इस तरीके से बच्चों का अचीवमेंट भी बढ़िया होगा। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों की प्रकृति में, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में, यहाँ पे जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का क्या अर्थ है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अंगीकरण। मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इस प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अपने विद्यालय, यहाँ पे देखिए अपने विद्यार्थियों को समझने, यहाँ पे लिख लीजिए,
अपने विद्यार्थियों को, यहां से देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज की? बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ये भी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की। तो इस तरीके से आपका विकल्प सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी की जानकारी शिक्षक को अच्छे तरीके से होनी चाहिए। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है किशोरावस्था। 9 से 12 वर्ष में ली जो पूर्व किशोरावस्था के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोरावस्था में भी वो पूर्व किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, दूसरों के साथ लड़ना। प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत है? उनकी जो बुद्धि लब्धि IQ है 130 से ऊपर हो, विचारों में सृजनात्मकता हो, उनमें उत्सुकता हो, कौतूहल हो, अभिव्यक्ति अच्छे तरीके से कर पाते हो, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, निदानात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है किसके माध्यम से? पुरस्कार दिखाकर, सही मार्गदर्शन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पुरस्कार देकर के शिक्षक विद्यार्थियों को उनके दिए किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर के उन्हें प्रेरित कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। विकल्प के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे और घर पे क्या समस्या, कहने का मतलब जो व्यवहारिक समस्या है उसको जानेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है कैसे? इच्छा शक्ति द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है विभेदीकरण स्तर। विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की प्रक्रिया बताई जाती है। ये छोटे छोटे समूहों में बांटने की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हूं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है जिससे कि उसमें
आत्मशक्ति का संचार हो और कक्षा में सहभागी बन सके। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे सी, आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। किधर से किधर की तरफ? सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसे होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे सिर से पांव की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का जो विकास होता है सिर से पांव की तरफ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? विकल्प आपको बताना है, चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विकास से संबंधित है। मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर के किधर की तरफ चलती है? ये सिर से आरंभ होकर के किधर की तरफ चलती है? पैरों की ओर जाती है। यानी कि विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा जितनी चीजें हम बता रहे हैं। और निकट से दूर का क्रम, इसका मतलब होता है विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की तरफ हो रही है। निकट से दूर का क्रम यही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिग व हंट के अनुसार फिल इन द ब्लैंक की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहां पे आपको अवस्था का नाम बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, किशोरावस्था। बिग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या है वो है परिवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कथन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कथन से जरूर पूछा जाता है। कथन वही पूछे जाते हैं जो अक्सर फेमस होते हैं, वो कुछ जिनका मतलब बहुत ज्यादा, कम में बहुत ज्यादा मतलब होता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था की आयु कितनी है? 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था को, इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता रहता है, हमेशा उसी में बिजी रहता है, उसको खिलौने ही खिलौने चाहिए होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक IQ सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। सामान्यतः यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उच्च। बुद्धि लब्धांक का सीधा संबंध उच्च शैक्षिक निष्पादन से होता है। बुद्धि लब्धि सामान्यतया उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे 130 से अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बालकों को प्रतिभाशाली और 71 से कम को, जिसकी IQ 71 से कम होती है, ऐसे बालकों को जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अगला, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गैने, हल। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, स्किनर महोदय का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्किनर ने अधिगम के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर साहब ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियम के प्रतिपादक
फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया था। इनके अनुसार व्यक्ति विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। इन्होंने 3 नियम बताए थे सीखने की। कौन कौन से? अभ्यास का नियम है, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया ये सभी आवश्यक है। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में समझ विकसित होती है जो समस्या के समाधान में सहायक होती है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है मेनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, स्किनर ने। अभी मैंने बताया। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे और कबूतर पर किया था। नेक्स्ट है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम, इसका प्रत्यय किसने दिया? विकल्प यहां पे सही हो जाता है आपका सी, स्किनर ने। ठीक है, अभिक्रमायोजित अधिगम क्या होता है? किसी योजना के अनुसार एक योजना बना करके शिक्षण और अधिगम की क्रिया को एक रूप प्रदान किया जाए, एक साकार रूप प्रदान किया जाए, वही हो जाता है अभिक्रमायोजित अधिगम, यानी कि योजना के अनुसार सीखना और सिखाना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रत्यय किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर इनमें शामिल होता है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे आपको बताते हैं, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे से क्वेश्चन इस तरीके से घुमा करके पूछा गया। ठीक है, पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। 0 से 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए घुमा करके पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ गया। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, आत्मानुभूति। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में किसका होना आवश्यक है? ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण, लेकिन आत्मानुभूति इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नामकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट हमारे अभी वीडियो को देख रहे हैं, लाइव है, ऑफलाइन है, चाहे जैसे भी, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आगमन विधि। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। आप एग्जाम देके आने के बाद खुद बताएंगे कि कितने क्वेश्चन मिले थे और कितना हेल्पफुल रहा सारा वीडियो। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? मेनली शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। उदाहरण के बाद उदाहरण से जब चला जाए तो क्या होगा? आगमन विधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि आपको बतानी कौन सी? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। शैशवावस्था 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, इन सभी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार की जो शिक्षण पद्धति है वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जा रही है। प्ले वे स्कूल में ये सारी विधियां अपनाई जा रही है। खेल के माध्यम से शिक्षा मिली, ये सारी विधियां खेल पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? वाणिज्यिक शिक्षा, यहां पे देखिए वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, बालवाड़ी। बालवाड़ी किंडरगार्टन, क्या है? किंडरगार्टन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना की थी, बालवाड़ी विधि। अगले क्वेश्चन पे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका यहां पे डी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? कई बार आपको बताया जा चुका है, एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही साथ शब्दों अक्षरों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, डिस्प्रैक्सिया। यह एक विकार है, इसमें क्या होता है, बच्चे गति और समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। गति और समय अगर जल्दी चलो धीरे धीरे लिख पाते हैं, अब बोलते हुए कुछ चले गए हम पीछे ही रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर वो समय और गति में सामंजस्य स्थापित कर पाते, जैसे आप बहुत तेजी से गेंद फेंक रहे हैं ना, वो नहीं जान पाएंगे कितनी देर में मेरे पास वो गेंद आ जाएगी, तो गेंद को पकड़ ही नहीं पाते। डिस्फेजिया क्या है? ये भाषा विकार है। डिस्फेजिया भाषा विकार है। डिस्कैल्कुलिया ये गणना विकार है और डिसलेक्सिया ये पठन विकार है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सर्वोत्तम पूछा जा रहा है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए ही सही होगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा अलग अलग कौशलों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को सिखाना है, तो उनके अकॉर्डिंग, एक शिक्षक के अकॉर्डिंग सभी बच्चे सीख सकते हैं। जो बच्चा नहीं सीख पा रहा उसके लिए दूसरी शिक्षण विधि, दूसरा कौशल अपनाया जाए तो वो भी बच्चा सीख जाता है। तो ये एक अध्यापक की दृष्टि। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से फास्ट रिप्लाई होनी चाहिए, एकदम से एक्टिव रहिए। चारों विकल्प में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो, जितने भी यहां पे दिए गए हैं। श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न को हल करना यानी कि प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, इन सभी में शिक्षक को कुशल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक शिक्षक में क्या होगी प्राथमिक स्तर पर? चारों विकल्प में से ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए, धैर्य और दृढ़ता, जिसे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी बातों को सुन सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना ले रहे हो तो शिक्षक को क्या चाहिए?
यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल दें। ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण विधि बदल करके कुछ इंटरेस्टिंग बताए, कुछ इंटरेस्टिंग शिक्षण विधि अपनाए, दूसरी शिक्षण विधि अपनाए या क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का वो तरीका खोजे जिससे कि बच्चे रुचि ले सके और अधिगम की प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट कर सके और अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न हो, जिससे कि बच्चों का अच्छा अचीवमेंट मिले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला यह परिवर्तन हो सकता है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? चारों विकल्प में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे डांटेंगे? नहीं, डांटना तो बिल्कुल नहीं है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। उससे बातचीत करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उससे बातचीत करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर बाधित करता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उस बच्चे से बातचीत करेंगे, उसके व्यवहार को जानने की कोशिश करेंगे, बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो विषय उसकी समझ में ना आ रहा हो। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे और उसके विषय में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? चार विकल्प आप सभी के सामने, सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? फ्रॉबेल। फ्रॉबेल पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। फ्रॉबेल का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल। इन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना दी और शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्रॉबेल उपहार कहा जाता है। फ्रॉबेल उपहार की संज्ञा इसे दी गई है। जो शैक्षणिक खिलौने हैं, इनके जो पढ़ने की प्रक्रिया में जो खिलौने यूज किए जाते हैं उन्हें फ्रॉबेल का उपहार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल ने, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्कर्स ने, डाल्टन ने। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मिस हेलन पार्कर्स ने डाल्टन शिक्षण विधि या डाल्टन प्रयोगशाला योजना का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को बताएंगे कि वो बुद्धिमान है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। एक बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर गाइडेंस जरूरी होता है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण कार्य कराना उचित नहीं माना जाता है। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, डिस्लेक्सिया का संबंध है, किससे संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 1 नंबर तो जरूर आता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पढ़ने की अक्षमता से। डिस्लेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो फिल इन द ब्लैंक किससे ग्रस्त है? एक बच्चा जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होगा से ग्रस्त है। वसा और वाच, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। वो किससे ग्रसित है? शब्द जबलिंग विकार, डिस्लेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्लेक्सिया, दोनों जगह पे डिस्लेक्सिया। तो विकल्प आपका डिस्लेक्सिया सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार है, इसमें शब्दों के संयोजन में, वर्णमाला सीखने में, इन सभी में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डिस्लेक्सिया सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है कौन सी बीमारी? डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। इसे बना लीजिए डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया।
ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है? गणितीय कौशल संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। ये तीनों आपके अधिगम अक्षमता संबंधी विकार हैं। तीनों को मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये जबकि यहाँ पे देखिए डिस्थीमिया, ये मूड डिसऑर्डर संबंधी विकार है, जो हल्का लेकिन लंबे समय तक रहने वाला एक अवसाद है। इसमें क्या होता है, सामान्य गतिविधि में आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, आप निराश हो जाते हैं, आत्मसम्मान में कमी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सांस्कृतिक कारक। इन सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक अधिगम अक्षमता में रोल नहीं प्ले करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता क्या है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग ऑप्शन चूज करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, एक स्थिर अवस्था है। सामान्य, ये देखिए अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या होता है? सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति। अब सामान्य भाषा में कह सकते हैं अधिगम निर्योग्यता का मतलब है योग्यता की कमी या अनुपस्थिति या सीखने की क्षमता में कमी। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, यह अस्थायी स्वरूप की होती है, यानी कि यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, यह एक स्थिर अवस्था है। यह कोई विकृति नहीं है, बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह होती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है बी, अधिगम में अशक्तता के कारण। यदि बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि, ये सारी गलतियां मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि वह अधिगम अशक्तता संबंधी विकार से ग्रसित है। इस विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब लिखावट, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में ये जाना जाता है, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? उत्तर यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग जल्दी से चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पैवलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन पैवलोव महोदय ने किया। इसे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हिगार्टी ने, स्किनर ने। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है टी, स्किनर ने। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग जो था वो किस पर था? चूहे और कबूतर पर। किस पे था? चूहे और कबूतर पर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों, बिल्ली, चूहों। ऑप्शन आपका सही हो जाता है वी, वनमानुषों पर किया था। उस वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर को, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स में 1925 में प्रस्तुत किया था। बुक का नाम क्या है? मेंटालिटी ऑफ एप्स। ठीक है, कब? 1925 में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदीगामक। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने संज्ञात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 मुख्य अवस्थाओं में बांट करके की है। कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रिया अवस्था ये 11 से 15 वर्ष। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, वाइगोस्की द्वारा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय जो था वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया? वाइगोस्की के द्वारा। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत में क्या कहते हैं? इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव ला सकता है, जो एक दूसरे की संस्कृति से भिन्न हो सकती है। वाइगोस्की ने अपने इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कई तत्व बताए हैं कि ये तत्व इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है पहला व्यक्तिगत भाषा और दूसरा है निकटतम विकास का क्षेत्र। पहले डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाते हैं आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरफ फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकल्प आप सभी के सामने, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पेवलव। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए। एक लाइक और एक शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास एक लाइक और एक शेयर के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।